माननीय बृजलाल जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I thank you for giving me opportunity to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021, which proposes to amend the Wildlife Protection Act 1972 so as to incorporate the necessary changes to appropriately implement CITE, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in India, that is called CITES. In addition to this, certain other amendments have also been proposed so as to make the Act more comprehensive. Deputy Chairman, sir, India is a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which requires the parties to take appropriate measures to enforce its provision and prohibit trade in violation thereof. CITES regulate trade in over 38,700 species of wild animals and plants. Currently, 183 countries are signatory to CITES. Non-compliance by a country to adopt appropriate legislation to implement CITES may result in a recommendation from CITES to suspend trade in CITES-listed species with such country. Such a recommendation was made in respect of India, as a minister told, in 2004, but was withdrawn in March 2005 following an assurance by India. India has been implementing CITES through the Custom Act 1962, Foreign Trade Development Regulation Act 1992, the EXIM policy, and the Wildlife Protection Act 1972. However, the CITES Secretariat has noted certain gaps in India's implementation of the CITES. India has been identified by the CITES Standing Committee as one of the parties requiring attention as a matter of priority regarding the national legislation. A recommendation to suspend trade with India for CITES-listed species would affect India's export and imports, such as species including agarwood, sesame, red sandalwood, wood, medicinal plant, aromatic plants, etc. अभी मंत्री जी ने कहा कि एक प्लांट हमारे यहाँ डलवर्जिया लैटिफोलिया जिसको हम रोज वुड कहते हैं कि ज़्यादा इसका प्रोडक्शन केरला वहाँ होता है, कर्नाटक में, हरियाणा में, और इसके प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली हैं और ये साइट की लिस्ट में है। अगर हमने लेजिस्लेशन ना किया तो वो हमारा प्रोडक्ट जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं वो सस्पेंड हो सकता है। इसी तरह से द अदर स्पीसीज विच इज इन द साइट लिस्ट इज कॉल्ड अगरवुड, इसको ऊद भी कहते हैं। अभी मैं होम अफेयर कमेटी को लेकर गया था असम और वहाँ मैंने इस पर बातचीत की, क्योंकि अगरवुड वहाँ ये होता है, उसमें एक इन्फेक्शन होता है, मोल्ड डेवलप होता है और उसके बाद उसका हार्टवुड टर्न्स ब्लैक और उसके बाद रेजिन होती है, उससे ऑयल निकलता है एंड दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली एंड दैट इज यूज इन परफ्यूम एंड इंसेंस। तो ये हमारा जो है और इसका ग्लोबल ट्रेड है 6 to 8 बिलियन $। तो ये प्रोडक्ट हमारा अगर हमने नहीं किया तो ये हम उस श्रेणी में आएंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है इससे प्रभावित होगा। महोदय, मैं असम के मुख्यमंत्री को इस हाउस के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूं। उन्होंने अभी 26 जून he has launched Agro Forestry Development Board.
इसका पर्पज यह है कि फार्मर्स वहां ऐसे स्पीसीज ग्रो करें जिसका यूज इंडस्ट्री में हो। उसमें अगरवुड भी है, उसमें शीशम भी है, उसमें बम्बूज हैं, कि ऐसे प्रोडक्ट हों और इस प्रोडक्ट को किसानों को उसको हार्वेस्ट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और इससे फ्यूचर में असम के किसानों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये लेजिस्लेशन ज़रूरी है कि जिससे साइट जो पाया सम गैप्स हैं, उस गैप्स को हम पूरा कर सकें। महोदय, इसी तरह से हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है जिससे हम काफ़ी पैसा कमाते हैं और वो है रक्त चंदन। ये आंध्रा में होता है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है। मेनली इसका यूज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिनल पर्पजेस। जब मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर जो नेपाल बॉर्डर पर है, करीब 2-3 ट्रक हमने उसको पकड़ा था। उसका वहाँ कोई यूज नहीं है, केवल पर्पस था वहाँ से नेपाल और नेपाल के थ्रू चाइना। तो ये रेड सैंडर जो है, जिसको हम रक्त चंदन कहते हैं, इसका भी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। और अनलेस ये लेजिस्लेशन पास नहीं होगा तो इस पे एक्सपोर्ट पर भी हमारी प्रॉब्लम आएगी। महोदय, in nutshell, the bill seeks to include provision of site regulation in the Wildlife Protection Act 1972 in order to control illegal trade in wildlife, their parts and products. Number 2, it also envisages to constitute a standing committee of SBWL, State Board of Wildlife, rationalize the schedule in the Act from current 6 schedule to 4 schedule, and second for protected animal species, schedule 3rd for specified plants, and schedule 4 for site listed species. In the amendment, the monetary penalties for contravention of the provision of the Act are proposed to the increase so as to ensure that it function as a deterrent in present times. महोदय, इसमें इस एक्ट में बात किया गया है अबाउट इन्वेसिव फाउना एंड फ्लोरा। हम बड़े अच्छी तरह से परिचित हैं। एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, और ये कहाँ आया? करीब 1774 के पास आया। और ये लेडी हेस्टिंग्स कलकत्ता में लाई थी और उनको उसके बैगनी फूल बड़े खूबसूरत लगे, चमकीले पत्ते ले आए और लग गया। आज केवल भारत नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए जलकुंभी एक प्रॉब्लम हो गई है। और मैं तो डल झील में गया था, कश्मीर, वहाँ भी है। तो आज पूरा साउथ ईस्ट एशिया इस इन्वेसिव प्लांट से, और आज चाहे नॉर्थ इंडिया हो, एटलीस्ट मैंने नॉर्थ इंडिया तो देखा ही है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, सब जगह जितने हमारे वाटर बॉडीज थी, गाँव में जो तालाब थे, वो पट गए हैं जलकुंभी से। और तमाम जो हमारे किसान उसमें से खेती करते थे, तमाम प्रोडक्ट उसमें से पैदा करते थे, मछली पालन करते थे, सिंघाड़ा पैदा करते थे, वो ख़त्म हो गया। हमारे कुछ बंगाल के मित्र हैं जिनको मछली बड़ी पसंद थी, मागुर मछली और सिंगी, आज गायब हो गई क्योंकि ये बहुत कम रह गई है। तो ये जो है इन्वेसिव प्लांट जो है, तो इसमें ये भी प्रोविज़न है कि कोई हम इन्वेसिव प्लांट को ना ला पाएँ, उसको अगर लाते हैं उसके सजाओ। महोदय, इसी तरह से इस प्लांट को बंगाल में कहता है टेरर ऑफ बंगाल। इसी तरह से इन्वेसिव प्लांट के बारे में है लेंटाना कैमरा, ये भी साउथ अमेरिका से आया था। और आज हमारे फॉरेस्ट में इट हैज़ क्रिएटेड हैवक, चाहे वो कर्नाटक हो, बांदीपुरम सेंचुरी में। और जब गर्मी आती है तो सूख जाता है, फायर लगता है, और कर्नाटक में फायर से हजारों एकड़ जो फॉरेस्ट था वो जल गया,
जिसमें बांदीपुर सेंचुरी का भी 40 हेक्टेयर लैंड था। तो ये भी एक लेंटाना कैमरा जैसा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पीसीज हैं, जो फॉरेन स्पीसीज आई, जो हमारे देश की नहीं थी और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसका भी प्रोविज़न है और उसके लिए सीरियस पनिशमेंट का प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसके माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्थेनियम, जिसको कहते हैं कांग्रेस ग्रास, इसको ये जो इसको गाजर ग्रास, ये आया था PL 480 से 1954। जो हमारे पास खाने को नहीं था, हम लोगों के पास अनाज नहीं था, तो अमेरिका से इंपोर्ट होता था अंडर पब्लिक लॉ 480, और उसी के तहत से ये प्लांट आया। और आज ये हालत है, किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लखनऊ में अपने घर के सामने मैंने गार्डन लगाया, मैं रोज़ सफाई करता हूँ, फिर उगाता है। तो ये भी इन्वेसिव प्लांट है। तो इसके लिए प्रोविज़न है कि साहब इन्वेसिव प्लांट्स, चाहे फाउना चाहे फ्लोरा। इसके बाद तो अपनी बात थोड़ी मैं कह करके समाप्त करूंगा अबाउट इन्वेसिव फाउना। आप देखते होंगे आज बाजारों में, जो मार्केट में आप जाएंगे तो थाई मांगुर बहुत मिलता है। थाईलैंड मांगुर के बारे में यह है, इट ईट्स एवरीथिंग इन द रिवर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। वाले लोगों ने इसको तालाबों में पाला, वाइल्ड में गया, और वाइल्ड में इसकी 6 महीने में इसकी साइज 3-4 किलो हो जाती है, जबकि हमारा देसी मांगुर 250-300 ग्राम का होता है। और आज इसकी वजह से जो तमाम हमारे जलीय जीव थे, हमारी ट्रेडिशनल मछलियाँ थीं, इंडियन मेजर कार्प्स, रोहू, कतला और ये मृगल, नैनी, ये सब गायब होती जा रही हैं। तो इसी का परिणाम है इन्वेसिव एनिमल का भी। इसी तरह से इन्वेसिव दूसरी मछली के बारे में कहूँगा, और उसका नाम है तलपिया। तलपिया ये अफ्रीकन फिश थी, और ये आई अफ्रीका से नहीं आई, ये हमारे यहाँ थाईलैंड और लंका से आई, और ये आई करीब 1960 के आसपास। और आज तलपिया का ये हालत है कि हमारी जो देसी मछलियाँ चूँकि कई बार ब्रीड करती है, और ये ब्रीड करने के बाद आज जो हमारी देसी मछलियाँ हैं जो नदियों में हैं, उसको पूरी तरह से ये रिप्लेस कर रही है। तो मंत्री जी को मैं इस पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके लिए भी प्रोविजंस इसमें किए गए हैं। महोदय, कुछ चीज़ें एक अंत में बात करके मैं बात समाप्त करना चाहूँगा अबाउट द वर्मिन स्पीसीज। वर्मिन स्पीसीज आप सभी परिचित हैं, नील गाय। इट इज़ नॉट अ गाय, इट इज़ नॉट फ्रॉम ए बोवाइन फैमिली, इट इज़ ए एंटीलॉप। इसी तरह से वाइल्ड बोर, तो इसमें प्रोविज़न है वर्मिन का, वर्मिन डिक्लेयर करने का। लेकिन अभी जो तमाम है कि परमिशन मिल जाएगा, तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं जिससे उसका पालन नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस एक्ट में जो वर्मिन स्पीसीज हैं उसके बारे में क्लियर कट डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को जो खेती का नुकसान हो रहा है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच डिप्टी चेयरमैन सर, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय बृजलाल जी। श्रीमती सुल्तान